नमस्कार साथियों, कॉन्सेप्ट टॉक की टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम विचार करेंगे अपने टेस्ट नंबर 2 पर, जिसमें आपने देखा होगा पहले कि हमने 25 क्वेश्चनों पर चर्चा की है। अब हम 25 क्वेश्चनों की आंसर की के साथ साथ इन क्वेश्चनों के आसपास के सभी क्वेश्चनों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। ये गलत हो जाता है क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। सेकंड है भारत में इकहरी यानी एकल नागरिकता का प्रावधान है। ये बात सही है। संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। यहां पर क्या दिया गया है? संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार नहीं है। ये गलत हो जाता है क्योंकि संसद को ये अधिकार दिया गया है। नागरिकता में स्थायी उपबंध होते हैं, नहीं, नागरिकता में अस्थायी उपबंध होते हैं क्योंकि संसद इसमें चेंज कर सकती है। तो आपका सही क्या हो जाएगा? तो इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कौन से हैं। तो आपका सत्य होगा केवल 2 हो जाएगा, यानी आपका सी आंसर सही हो जाएगा। अब इस पर हम बात करते हैं नागरिकता। अगर हम नागरिकता की बात करें तो नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 में है। और अनुच्छेद कौन से हैं? अनुच्छेद है इसके आर्टिकल 5 to 11। ओके, अब इसमें 5 क्या कहता है? 5 कहता है कि अधिवेश के द्वारा नागरिकता, यानी जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ यानी 26 जनवरी 1950, उस दिन कौन नागरिक होगा? उस नागरिकता का निर्धारण अधिवास के द्वारा किया गया। अब अधिवास क्या है? यदि व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, यदि उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या फिर संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से अगर वो भारत में रह रहा है तो उसे हम भारत का नागरिक मान लेंगे। आर्टिकल 6 क्या कहता है? अगर भारत से पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान है, अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ जाता है और वो उसके माता पिता या फिर उसके दादा दादी या नाना नानी में से किसी का भी जन्म अगर भारत में हुआ हो, यानी अविभाजित भारत में हुआ हो, तो उसे भी नागरिक मान लिया जाएगा। इसके बाद में आर्टिकल 7 क्या कहता है? आर्टिकल 7 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया है और लेकिन वो पाकिस्तान से भारत आकर वापिस भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता है तो उसे भी भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। यहां पर आपको एक महत्वपूर्ण डेट याद रखनी है। आर्टिकल 16 में 19 जुलाई 1947, इस दिन क्या हुआ था? इस दिन परमिट जारी किए थे। यानी परमिट का अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति है वो पाकिस्तान से भारत आना चाहता है इस तारीख से पहले तो उसे नागरिक मान लिया जाएगा, लेकिन इस तारीख या इस तारीख के बाद में कोई आना चाहता है तो इसे एक परमिट दिया जाएगा। जैसे वो बाउंड्री क्रॉस करता है, परमिट दिया जाएगा। इस परमिट के बाद अगर वो व्यक्ति लगातार 6 महीने भारत में निवास कर रहा है और उसके बाद में एक सक्षम अधिकारी के सामने अपना पंजीकरण करवा लेता है तो भारत का नागरिक हो जाएगा। ओके, इसमें कहा गया कि 1 मार्च 1947 के बाद कोई व्यक्ति अगर पाकिस्तान से ये श्योर करके आए कि मैं भारत के यहां नागरिक बनना चाहता हूं और 6 महीने के निवास के बाद उसे भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। ओके, और 8 हमें क्या कहता है? 8 हमें कहता है कि कोई व्यक्ति जो विदेश में रह रहा है, जैसे आज हमारा 26 जनवरी 1950 को भारत आजाद हुआ है, उस दिन मान लीजिए कोई व्यक्ति विदेश में रह रहा है तो उसे नागरिकता कैसे मिलेगी? उसे नागरिकता मिलेगी, इसके लिए पहली कंडीशन होनी चाहिए कि उसका माता पिता या फिर दादा दादी कोई भी अविभाजित भारत में जन्म हुआ हो। सेकंड कंडीशन है कि वो भारत के दूतावास में जाके, यानी अगर यूएसए की बात करें तो वहां पे इंडियन एम्बेसी में जाके अपना पंजीकरण करवा ले सक्षम अधिकारी के सामने, तो वो क्या होगा? भारत का नागरिक बन जाएगा। 9 नंबर क्या कहता है? 9 नंबर हमें बताता है कि कैसे नागरिकता छीनी जा सकती है। यानी कोई व्यक्ति है अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है या निष्ठा रखता है तो छीनी जा सकती है। 10 में क्या कहता है? 10 संसद को अधिकार देता है और 11 क्या कहता है? 11 भी संसद को ही अधिकार देता है। यानी 10 में यह कहा गया कि जो भी नागरिक होगा भारत का वो संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन होगा, यानी संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन होगा। ये सिंपल सी बात है। अगर कोई भारत का नागरिक होगा तो संसद कोई विधि बनाती है उसे मानना ही पड़ेगा, तभी देश चलेगा। तो ये बात श्योर सी बात है, पर हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात को क्लियर किया है कि जो भी भारत का नागरिक बनता है उसे भारत के संसद की बात माननी पड़ेगी, कानून की बात, लॉ की बात माननी पड़ेगी।
अब सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल आता है आर्टिकल 11, जिसका इसमें बात की गई है। 3 नंबर देखिए कि संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। ये गलत हो जाता है, क्योंकि आर्टिकल 11 हमें क्या कहता है? आर्टिकल 11 कहता है कि संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की एक्सट्रीम पावर है। ओके, और इसी आधार पर नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया था, और इसमें बार बार संशोधन किया जा रहा है। प्रेजेंट में 2019 में इसमें संशोधन किया गया था। तो ये क्या, किसके पास अधिकार है? ये संसद के पास अधिकार है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 11 के तहत। तो आपका एक क्वेश्चन से लगभग सभी क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। आपका नागरिकता का पोर्शन क्लियर हो गया है। और इसमें हमने एक चीज देखी है सबसे महत्वपूर्ण, कि एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का अर्थ क्या हुआ? एकल नागरिकता का अर्थ तो ये हुआ कि जैसे यूएसए की बात करें, यूएस में फेडरेशन यानी संघ के लिए अलग नागरिकता है और राज्य के लिए अलग नागरिकता है। यानी कोई न्यूयॉर्क का अगर कोई नागरिक है तो वो संघ का भी नागरिक होगा, इन दोहरी नागरिकता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है कि राजस्थान का कोई नागरिक है तो वो संघ का यानी संघ का नागरिक होगा। नहीं, राजस्थान की नागरिकता नहीं होती है, यहाँ पर भारत की नागरिकता होती है। तो ये कौन सी प्रावधान है? ये एकल नागरिकता प्रावधान है। ओके, सेकंड क्वेश्चन पर हम विचार करते हैं कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली किसने कहा है? तो इसका सही आंसर होगा के.एम. मुंशी महोदय ने जन्म कुंडली कहा है प्रस्तावना को। ओके, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है? आप ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बताया गया कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस देश के संविधान से लिए गए। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा फ्रांस, क्योंकि फ्रांस में क्रांति हुई थी सन 1789 में सामंतों के खिलाफ। तो वहां के लोगों ने 3 नारे दिए थे, स्वतंत्रता का, समानता का और बंधुत्व का। ओके, इन फ्रांसीसी क्रांति से ही हमने 3 नारे लिए। कहां से लिए 3 नारे? फ्रांसीसी क्रांति से लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। ये याद रखना है। आगे एक ऐसा क्वेश्चन आपने देखा होगा जिसमें बताया गया है कि अभी हम इस पे विचार करेंगे, लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर बताया गया है कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता, बंधुत्व व समानता का सिद्धांत कहां से लिया है? तो हमने कहां से लिया है? हमने ये फ्रांस के संविधान से लिया है। क्यों लिया? क्योंकि 1789 में क्रांति हुई थी। वहां के लोगों ने 3 नारे दिए थे, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के। किसके खिलाफ? सामंतों के खिलाफ, कि हम स्वतंत्र हैं, हमें समानता का अधिकार दिया जाए, हमें ब्रदरहुड यानी भाईचारे की भावना का विकास करने का मौका दिया जाए। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। यानी संविधान का तो भाग है लेकिन इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसके आधार पर हम न्यायालय नहीं जा सकते, इसके आधार पर यानी हमारी जो विधायक है कोई लॉ नहीं बना सकती, इससे शक्ति ग्रहण नहीं कर सकती। तो क्या ये सही है? तो इसमें हमें एक सही चुनना है। तो संविधान का भाग नहीं है और विधिक प्रभाव नहीं रखती है। केस आनंद भारती केस 1973, इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो आपका ये गलत हो जाता है। संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा अन्य उपबंध, ये गलत हो जाता है। नेक्स्ट सबसे महत्वपूर्ण है कि संविधान का भाग है, क्योंकि 1973 में केशवानंद भारती केस में कहा गया था, केशवानंद भारती केस में कहा गया था कि संविधान का भाग है। आगे क्या कहते हैं, किंतु उनके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। ये बात सही है कि इसका अन्य भागों से स्वतंत्र होकर कोई विधिक प्रभाव नहीं है। कहना क्या चाहता है, अगर आप बात कीजिए आर्टिकल 25 की, जिसमें हमें धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है, इसी के पैरेलल हमारे संविधान में देखिए पंथ निरपेक्षता। अगर कभी ऐसा मुद्दा निकलता है कि जिसमें हम यानी संविधान निर्माता या फिर संसद जो विधि बना रही है या फिर सुप्रीम कोर्ट किसी भी निर्णय का जज यानी निर्णय की जांच कर रही है, फिर संविधान की व्याख्या कर रही है, तो वहां पर अगर आर्टिकल 25 की भाषा अगर कनिष्ठ है, समझने में असुविधा हो रही है, तो वहां पर पंथ निरपेक्ष को यूज किया जाएगा। यानी ये क्या होता है कि संविधान की व्याख्या करने के लिए प्रस्तावना का यूज किया जाता है कि जिससे क्या हो कि व्याख्या स्पष्ट हो और एक दूरगामी
विचारधारा निकल कर बाहर आए। जैसे हम बात करें कि हमें धर्म की आजादी होगी आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग, तो वहां पे पंथ निरपेक्षता सभी को शामिल कर लेता है। तो यहाँ पर क्या है कि संविधान का भाग है, यानी संविधान का भाग है लेकिन कोई विधिक प्रभाव नहीं होगा अन्य प्रावधानों के अकॉर्डिंग। अगर हम सीधी पंथ निरपेक्षता की बात करें तो उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है, लेकिन अगर इसे आर्टिकल 25 के साथ जोड़कर देखें तो ये अपने आप में वैलिड होगी। इसके आधार पर जजमेंट दिया जा सकता है, संविधान की व्याख्या की जा सकती है। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर डी होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर विचार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि यह सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होती है कि सही क्या होगा। निम्नलिखित में से भारत के संदर्भ में, जैसे एक अनाउंसमेंट है कि कल जैसे टेस्ट हुआ था आरपीएससी सेकंड ग्रेड शिक्षा विभाग का, तो उसमें क्या था, उसमें क्वेश्चन का लेवल अच्छा था पर उसमें क्या इंफॉर्मेशन ज्यादा थी। पर यहाँ पर आप क्वेश्चन का लेवल देखिए, यहाँ पर ऐसा है कि ज्यादा क्या है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, पॉलिटी की अच्छी समझ होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन के साथ साथ समझ का भी इसमें रोल होता है। तो जैसे आप क्वेश्चन आप देखिए कि निम्नलिखित में से भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। अब धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ कौन सा शब्द व्यक्त करता है, इसे हमें बताना है, जो सबसे स्टिक हो। धर्मनिरपेक्ष क्या होता है? एक होता है पंथ निरपेक्ष, एक होता है पंथ निरपेक्ष, एक होता है धर्मनिरपेक्ष। इन दोनों में बहुत फर्क होता है। अगर हम पंथ निरपेक्ष की बात करें तो नेगेटिव उदाहरण है, पंथ निरपेक्ष पॉजिटिव उदाहरण है। कैसे? धर्मनिरपेक्ष में पंथ निरपेक्ष पॉजिटिव उदाहरण है, इसमें एक आगे कि कोई भी पंथ, कोई विचारधारा हो सकती है, कोई कुछ भी आइडिया हो सकता है, खुद के भाव हो सकते हैं, उन्हें मानने की आजादी होगी। लेकिन धर्मनिरपेक्षता में कहा गया है कि पंथ निरपेक्षता में किसी भी आइडिया को मानने की आजादी होगी, वहां पर स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा, ना राज्य स्टेट में इंटरफेयर करेगा, ना स्टेट राज्य धर्म में इंटरफेयर करेगा। इन धर्म और राज्य एक दूसरे से पैरेलल चलेंगे। प्लस कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हम मंदिरों में देखते हैं, वहां पे पुलिस के द्वारा व्यवस्था की जाती है, मेलों में पुलिस के द्वारा व्यवस्था की जाती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाता है। ये काम कौन करता है? पुलिस करती है। कभी कभी सरकार कुछ वित्तीय सहायता भी मुहैया कराती है, सब्सिडी देती है। ये क्या है? राज्य का सकारात्मक कदम है। वो किस में है? पंथ निरपेक्षता में। धर्म निरपेक्षता में है कि धर्म अलग रहेगा और राज्य अलग रहेगा, दोनों एक दूसरे की कभी बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन भारत में क्या है? पंथ निरपेक्षता को अपनाया गया। अब क्वेश्चन क्या है? धर्म निरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है, तो धर्म निरपेक्षता का सही भाव होगा भारत में अनेक धर्म है। ये बात वैसे भी ज्यादा सही है। भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, ये सही है। धर्मानुपालन व्यक्तियों की इच्छा पर निर्भर करता है, ये भी सही है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है धर्म निरपेक्षता का कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य सेक्युलर है। अगर धर्मनिरपेक्षता की सही परिभाषा देखिए तो राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य अलग है, धर्म अलग है। लेकिन पंथ निरपेक्षता कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग राज्य धर्म की सहायता बढ़ाने के लिए जो भी धर्म अल्पसंख्यकों के धर्म है, या फिर मंदिरों में मस्जिदों में व्यवस्था करनी है, या फिर कोई और काम करना है, तो वहां पर राज्य बीच में हस्तक्षेप कर सकता है। जैसे हम बात करें कि अगर धर्म में भी अगर कोई ऐसे तत्व है जो खराब है, जैसे सती प्रथा हुई, 3 तलाक हुआ, ये कुछ ऐसे प्रावधान होते हैं जो कि धर्म के अकॉर्डिंग धर्म है लेकिन है क्या? गलत, तो राज्य उनको हटा सकता है। ये होता है राज्य का सकारात्मक कार्रवाई। ओके, तो हमने पंथ निरपेक्षता को अपनाया है और धर्म निरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो आपका सही हो जाता है डी। इसके बाद में हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर अगला है कि नागरिकता का अर्थ क्या है? नागरिकता का अर्थ है नागरिकता के पूर्ण सिविल व राजनीतिक अधिकार। नागरिकता का अर्थ है नागरिक के पूर्ण एवं नागरिकता का अर्थ है नागरिकों के पूर्ण सिविल व राजनीतिक अधिकार। ये बात सही है। नागरिक व्यक्ति होगा उसे पूर्ण सिविल व राजनीतिक अधिकार दिए जाएंगे। वोट देने का अधिकार होगा, चुनाव में भाग लेने का अधिकार होगा,
उसे समानता का, स्वतंत्रता का, बंधुत्व का ये सभी राइट्स होंगे। लोकसभा एवं संघ की और हर राज्य की विधानसभा व निर्वाचन के लिए मताधिकार का अधिकार होगा, जो जस्ट हमने बात की है। संसद और विधानसभा का सदस्य बनने का अधिकार होगा, ये बात सही है। आप देखते हो संसदों की योग्यता, आर्टिकल 84 देखना, वहां पे लिखा भारत का नागरिक होना चाहिए। राष्ट्रपति के लिए देखना कि आर्टिकल 58 में कि भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई भी अगर हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के लिए, तो वहां पे क्या भारत का नागरिक होना चाहिए। उपराष्ट्रपति के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई भी अगर हम पद देखते हैं उसके लिए पहली कंडीशन क्या, भारत का नागरिक होना चाहिए। इसी तरह संसद और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए अर्हता 84 में दी गई है, जहां पे लिखा है भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ये क्या हो, तीनों सही हो जाते हैं। न्याय में निम्नलिखित सभी पक्ष सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किए गए। अगर आपको न्याय की बात करें भी, न्याय कहां से लिए गए, तो आपका सही आंसर होगा रूस। हमने न्याय कहां से लिए, प्रस्तावना में रूस से लिए, ना कि फ्रांस से। तो आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व की भावना हमने कहां से ली है, वो हमने ली है फ्रांस के संविधान से। लेकिन अगर हम न्याय की बात करें, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, वो हमने कहां से लिया है, वो हमने रूस के संविधान से लिया है। तो आपको इन दोनों क्वेश्चनों पर विशेष टारगेट करना है, विशेष फोकस रखना है, विशेष ध्यान रखना है। दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग, भारतीय संविधान का प्रस्तावना संविधान की आत्मा कहलाती है। अब आत्मा कहने का अर्थ क्या हुआ, आत्मा कहने की अर्थ है कि ये संविधान निर्माता की क्या है कि एक तो संविधान का परिचय पत्र है। संविधान का क्या परिचय पत्र है। एक न्यायवादी पालकीवाला ने कहा था कि संविधान का परिचय पत्र, अगर पूछ ले भी किसने कहा था, तो पालकीवाला ने कहा था कि संविधान का परिचय पत्र है। दूसरा, सभी विचारधाराओं को सम्मिलित करता है। सभी विचारधाराओं को सम्मिलित करता है, यानी इसमें गांधीवादी विचारधारा भी है, समाजवादी विचारधारा भी है, लोकतांत्रिक विचारधारा भी है। यानी सभी विचारधाराओं का निचोड़ क्या है, हमारे संविधान की प्रस्तावना है। इसमें व्यक्तियों के अधिकार की बात की गई है, इसमें हमें समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की बात की गई है, देश के नेचर की बात की गई है। अगर हम विस्तार से देखें तो संविधान में पहला बताया गया कि हम भारत के लोग, यानी हम भारत के लोग क्या है, शक्ति का केंद्र है। शक्ति का केंद्र कौन है, शक्ति का केंद्र हम भारत के लोग हैं। भारत के लोग में एक पीएम भी इंक्लूड है, एक मिडिल व्यक्ति भी इंक्लूड है, और वो व्यक्ति भी इंक्लूड है अगर हम मान के चलें कि जो अगर आज प्रेजेंट टाइम में नालियों की सफाई कर रहा है, उसको भी हम भारत के नागरिक मानेंगे, क्योंकि वो हमारे देश की शक्ति है। भावना ऐसी होनी चाहिए कि सभी व्यक्तियों को इंक्लूड किया जाए, सभी के कल्याण की बात की जाए। ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है, चंद लोगों, मुट्ठी भर लोगों से क्या है कि देश का भविष्य निर्धारण हो। नहीं, देश का भविष्य तब निर्धारण होता है जब सबसे हाशिए पर है, जिसको जीवन जीने के प्राप्त संसाधन नहीं है, अपने पैसे के अभाव में वो ऐसे अमानवीय काम कर रहा है जो उसके लिए, यानी एक मानव के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। जैसे हम बात करें मेल स्क्वेंजी की, यानी नालियों की सफाई करने वाले। विदेशों में क्या होता है, जहाँ पे पैसे होते हैं वहां पे मशीनों से काम होते हैं, लेकिन भारत में अभी स्थिति अच्छी नहीं है, अभी इतनी अच्छी पॉलिसी बनी नहीं है, और धन है वो कुछ ही लोगों के हाथ में केंद्रित है। तो हम भारत के लोग का अर्थ है कि सभी लोगों का कल्याण सुनिश्चित होना चाहिए। शक्ति का केंद्र कौन है, अंबानी महोदय भी शक्ति का केंद्र है, और एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी शक्ति का केंद्र है, क्योंकि हम वोट देते हैं, एक व्यक्ति के वोट का मूल्य एक है, और एक वोट ही हमारा क्या करता है, हमारे प्रतिनिधियों का चयन करता है, और वो प्रतिनिधि हमारे लिए पॉलिसी का निर्माण करते हैं। तो प्रतिनिधि के लिए अंबानी महोदय और एक गरीब व्यक्ति का मत का मूल्य बराबर है, उसके लिए दोनों इक्वल होने चाहिए। और ज्यादा संरक्षण किसको देना चाहिए, जिसकी स्थिति खराब है। ये होता है प्रतिनिधि का सोचने का तरीका और उसका कर्तव्य। लेकिन प्रेजेंट में जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। इसके बाद में हम देखते हैं शक्ति का केंद्र। दूसरा होता है आदर्श क्या है हमारे। तीसरा है आदर्श में हम देखेंगे कि आदर्श में है कि स्वतंत्रता, समानता और न्याय की बात की गई है। आदर्श में क्या है, इसमें बात की गई न्याय होगा, समानता होगी, स्वतंत्रता होगी, बंधुत्व होगा। ओके, अगर हम न्याय की बात करें तो न्याय में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तीन न्याय की बात की गई। एग्जाम में पूछ सकते हैं प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई, तो आपको याद रखना है प्रस्तावना में 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। अगर हम बात करें स्वतंत्रता की तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। आपको कर्म भी याद रखना है, विचार, अभिव्यक्ति,
विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, ये 5 क्रम है, आपको याद रखना है। सॉरी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये 5 क्रम है। समानता की बात की गई, इसमें समानता यानी प्रतिष्ठा और अवसर की समता होगी। और बंधुत्व यानी प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाने वाले और देश की एकता और अखंडता को बढ़ाने वाले बंधुत्व का विकास किया जाएगा। और इसके बाद में हम देखते हैं चरित्र क्या होगा राष्ट्र का। चरित्र होगा राष्ट्र का संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये व्यवस्था होगी वो हमारी राज व्यवस्था का मुख्य भाग होगी। और इसके बाद में हमें बताया गया है कि संविधान हमने कब लागू अपनाया था, तो 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को अपनाया है। तो ये चारों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए कि संविधान में शक्ति का केंद्र क्या है, आदर्श के न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुत्व है, और चरित्र क्या है, चरित्र संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य इसके चरित्र है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि इसकी शक्ति का इसके अडॉप्ट की तारीख क्या थी, तो वो 26 नवंबर 1950 थी। इसका आंसर हो जाएगा उद्देश्य का यानी प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामले में प्रस्तावना को संशोधित माना था। ये बात एकदम सही है कि केशवानंद भारती केस 1973, जिसमें क्या कहा गया था कि प्रस्तावना को संविधान का भाग माना था। उन्होंने कहा था कि प्रस्तावना को सबसे लास्ट में अपनाया गया है, और जिन लोगों ने संविधान बनाया है उन्होंने ही किसको अपनाया है, उन्होंने ही प्रस्तावना को अपनाया है। तो प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है। और दूसरा, इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, यहां तक कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, और लेकिन कहां नहीं किया जा सकता, संविधान के मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो अगर आपसे पूछे सबसे लैंडमार्क डेट 24 अप्रैल 1973, इसमें क्या हुआ था, इसमें हुआ था केशवानंद भारती जजमेंट, जिसमें कहा गया था कि हमारा संविधान संसद को शक्ति देता है कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। मूल ढांचा संशोधन नहीं किया जाएगा। पहली बात ये, संविधान में प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। इसके बाद में ये पहला सही हो जाता है। बेरवाड़ी संघ 1960 के मामले में प्रस्तावना को संशोधनीय माना गया नहीं। बेरवाड़ी मामले में संशोधन नहीं माना गया। इसमें कहा गया कि संशोधन नहीं किया जा सकता प्रस्तावना में, और इसमें कहा कि यह संविधान का भाग भी नहीं है। लेकिन अगर न्यायालय किसी भी कथन की व्याख्या करता है, संविधान की व्याख्या करता है, तो इसका सहारा लिया जा सकता है, लेकिन ये भाग नहीं है। बंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना। ये भी आपका सही है। बंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में इसे संविधान का भाग माना गया। तो आपका 1 व 3 दोनों सही हो जाता है, यानी सी आपका सही हो जाएगा, जिसमें 1 व 3 इंक्लूड किए गए हैं। इसके बाद में है, तो आपको याद रखना है कि केशवानंद भारती केस में मूल ढांचे की बात की गई है। मूल ढांचा क्या होता है, अगर हम संविधान की बात करें तो इसमें स्वतंत्र न्यायपालिका, हमारे मूल अधिकार छीने जा सकते हैं, लेकिन सारे खत्म नहीं किए जा सकते। अगर इसके बाद में चुनाव की बात करें, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव, हमारी संसदीय प्रणाली की बात करें, संघीय ढांचे की बात करें, ये सभी हमारे क्या है, जैसे न्यायिक पुनरावलोकन की बात करें, ये समझ के मूल ढांचे हैं। मूल ढांचे का अर्थ है कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसको हटा दिया जाए तो संविधान का कोई मतलब ही नहीं रहता, यानी ऐसा हो गया शरीर से आत्मा निकालने जैसा ये हो जाएगा। इसलिए मूल ढांचा, और मूल ढांचा क्या होगा, मूल ढांचा हमारी न्यायालय प्रत्येक केस दर केस इसको डिफाइन करेगी कि ये मूल ढांचे का हिस्सा है या नहीं है। सबसे लैंडमार्क अगर जजमेंट की बात करें तो वो 24 अप्रैल 1973 है, जिसमें 7-6 की जजमेंट से ये निर्णय किया गया कि मूल ढांचे में संशोधन नहीं होगा, बाकी संसद को शक्ति दी गई कि वो किसी विभाग में संशोधन कर सकती है। इसके बाद में आप देखिए कि निम्नलिखित में से वे कौन से मूल अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो भारतीय नागरिकों को प्राप्त होने वाले अधिकार आर्टिकल 15, जिसमें भेदभाव का निषेध है, आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर की क्षमता है, आर्टिकल 19 जिसमें बोलने की आजादी है, अपने हाव भाव को एक्सप्रेस करने की आजादी है,
उसके बाद में अगर बात करें 29 और 30, जिसमें शिक्षा और संस्कृति से संबंधित अधिकार है। 29 कहता है हमें अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति का संरक्षण करने का अधिकार है। 30 कहता है कि हमें भाषा और अल्पसंख्यक जो भी वर्ग है उन्हें अपनी शिक्षण संस्थाओं को स्थापना करने की और प्रशासन करने का अधिकार है। तो आपका सही क्या होगा? 15, 16, 19, 29, 30, यानी आपका 3 नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में इकहरी एकल नागरिकता का प्रावधान है, ये सही है, पहले भी हमने चर्चा की थी। संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, ये बात सही है। आर्टिकल 11 के अकॉर्डिंग संसद को यह अधिकार प्राप्त है। एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया, ये भी एकदम सही है। एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया। इसके अलावा संसदीय प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, ये हमने कहां से लिए हैं? हमने ब्रिटेन से लिए। तो आपके तीनों सही हो जाएगा, आंसर होगा 4। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान की अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? इस पे थोड़ी विचार से चर्चा करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है। हम जानते हैं कि भाग फर्स्ट, यानी भाग फर्स्ट जिसमें संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की बात की गई है। आर्टिकल कितने हैं? आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। अब आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल कहता है देश का नाम क्या होगा? देश का नाम यानी भारत, यानी इंडिया, राज्यों का संघ होगा, इसमें कहा गया है। यानी देश है, देश का नाम क्या होगा? इंडिया यानी भारत, और वो क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ यानी संघ के पास पावर ज्यादा होगी, राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। सेकंड हमें क्या कहता है? नया सेकंड हमें कहता है कि संसद को अधिकार होगा संविधि द्वारा नए राज्य की स्थापना कर सकती है, प्लस गठन कर सकती है किसका? नए राज्य का। आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहते हैं कि संघ के जो भी राज्य हैं, ठीक है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इनमें से नए राज्य बना सकती है, किसी की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, किसी के नाम में परिवर्तन कर सकती है, 2 राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है। ये सभी शक्ति किसके पास है? ये शक्ति होती है आर्टिकल 3 के तहत संसद के पास, ठीक है। इसके बाद में आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 2 व 3 के अकॉर्डिंग, यानी 2 में नए राज्य की स्थापना, गठन, नए राज्य जैसे हम बात करते हैं सिक्किम जो पहले से अस्तित्व में था, ओके, अगर इसको भारत में मिलाना है तो कौन करेगा? संसद करेगी। ऐसा राज्य जो भी अस्तित्व में है ही नहीं, बात ही नहीं पता है कहां है, नहीं है, जिसका गठन कौन कर रहा है? संसद कर रही है। तो ये 2 से संबंधित। 3 का अर्थ है कि भारत का कोई राज्य पहले से मौजूद है, राजस्थान, हरियाणा, उसका कुछ पार्ट निकाल कर एक नया राज्य बना दिया, या फिर भारत राजस्थान के 2 टुकड़े करके अलग राज्य बना दिया, एक राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर दिया, राजस्थान का नाम चेंज कर दिया। ये सभी अधिकार किसके पास है? संसद के पास होते हैं। तो आर्टिकल 2 व 3 में चेंज करना है तो इसके लिए क्या होगा? पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में चेंज करना होगा। अब पहली अनुसूची में क्या है? पहली अनुसूची में सभी राज्यों के नाम है और उसके राज्य क्षेत्र है। चौथी अनुसूची में क्या है? चौथी अनुसूची में है कि राज्यसभा के सदस्य होते हैं, उनको कितनी सीटें दी जाएगी, यानी राज्यसभा में स्थानों का जो निर्धारण होता है वो चौथी अनुसूची के अकॉर्डिंग होता है। तो अगर दोनों में चेंज करना होगा, प्लस इसमें कहा गया है कि ये चौथे आर्टिकल है, इसमें कहा गया है कि 2 व 3 के अकॉर्डिंग किया गया चेंज, यानी राज्यों के नाम में या फिर नए राज्यों के गठन में, वो आर्टिकल 368 के तहत नहीं होगा, वो साधारण संशोधन से हो जाएगा, ओके। तो इसमें क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है? तो नए राज्यों का गठन संभव है, नए राज्यों का गठन, आपको बात की कि नए राज्यों का गठन संभव है, राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन, क्षेत्र में सीमा में परिवर्तन संभव है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन संभव है, नए राज्यों का प्रवेश आर्टिकल 2 के तहत नए राज्यों का प्रवेश नहीं होगा। नए राज्यों का प्रवेश किसके तहत होगा? आर्टिकल 2 के तहत होगा, ठीक है ना, क्योंकि बात की गई नए राज्यों का प्रवेश, जैसे सिक्किम है वो नया राज्य था, उसको भारत में विलय किया गया, कौन से संविधान संशोधन से? 35वें से उन्हें स्वायत्त राज्य दिए गए और 36वें संविधान संशोधन से उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिए गए है 1975 में, ओके। तो ये कैसे किया गया? आर्टिकल 2 के तहत किया गया, ना कि 3 के तहत, इसलिए मैंने सारा विवरण आपके सामने प्रेजेंट किया है। इसके बाद देखिए तो आपका सही क्या होगा? नए राज्यों का प्रवेश 2 के तहत ना कि 3 के तहत। ये छोटे छोटे टर्म एंड कंडीशन होते हैं जो आरएस में क्वेश्चन को गलत करवा देते हैं, इसलिए आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आपका सही होगा, वरना आर्टिकल
1 से 4 तक भाषा अगर आप देखोगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। उनको प्रैक्टिकली देखना पड़ता है कि नए राज्यों का प्रवेश कैसे हो रहा है। सिक्किम उदाहरण के तौर पर गठन कैसे हो रहा है, गठन यानी जो पहले से अस्तित्व में नहीं है उनको संसद ही बना रही है, जिनका पहले से कोई अस्तित्व नहीं है तो वो आर्टिकल 2 के तहत होंगे। 3 में अगर छेड़छाड़ करनी है तो 3 का अर्थ होगा कि जो पहले से संघ का हिस्सा है, जैसे हम बात करें राजस्थान की तो राजस्थान पहले से संघ का हिस्सा है, अगर इसमें छेड़छाड़ करनी है तो आर्टिकल 3 के तहत होगा। और ये कैसे होगा, साधारण बहुमत से होगा और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए और जिस राज्य पर इसका इफेक्ट पड़ रहा है उससे अनुमति लेनी होगी, यानी उससे विचार विमर्श करना होगा, उसकी अनुमति मानना ना मानना बाध्यकारी नहीं है। ओके, इसके बाद में निम्नलिखित राज्यों को उनके गठन के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं गुजरात का कब हुआ था। गुजरात का गठन हुआ था 1960 में। गुजरात और मुंबई से अलग होकर गुजरात और महाराष्ट्र बनाया गया था। उसके बाद में आता है हमारा नागालैंड को 1962 में बनाया गया है। उसके बाद में आता है हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। हिमाचल प्रदेश को कब बनाया, हिमाचल प्रदेश को 1971 में बनाया है। और सिक्किम की बात करें तो सिक्किम को 1975 में 36वें संविधान संशोधन से बनाया गया है। तो 60 इन दो में मैं गुजरात, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम, आपका सही आंसर हो जाएगा 2। इसमें मैं थोड़ा क्रम में कंफ्यूजन हूं कि 62 होगा या 71 होगा, तो इसको एक बार क्रॉस से चेक कर लीजिएगा। इसके बाद में आता है निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के तहत भारत संघ में सिक्किम को शामिल किया गया। तो वो कौन सा है, 35वां, 36वां, 37वां, 38वां। तो याद रखना है 35वें संविधान संशोधन 1974 में क्या किया गया था, इसे स्वायत्त राज्य का दर्जा दिया गया था, ना कि भारतीय राज्य में शामिल होने का दर्जा दिया गया था। लेकिन 36वें संविधान संशोधन 1975 में इसे भारतीय राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो सबसे महत्वपूर्ण आंसर क्या होगा, 36वां संविधान संशोधन से इसे भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। तो आपका आंसर क्या होगा, 36वां संविधान संशोधन होगा, ना कि 35वां, क्योंकि 35वें में स्वायत्त राज्य का दर्जा दिए गए हैं। आगे हम देखते हैं अन्य रियासतों के भारत में विलय के बाद भी कौन 3 रियासतें ऐसी थी जो भारत में शामिल होने के लिए विलंब कर रही थी। तो आपको याद होना चाहिए कि टोटल कितनी रियासतें थी, 552 के समथिंग रियासतें थी। ठीक है, आजादी के समय लगभग ने भारत में शामिल कर लिया, लेकिन 3 ऐसी थी जो अड़ी हुई थी, शामिल नहीं हो रही थी। वो कौन सी है, वो है जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। इन तीनों को क्या है कि बाद में मिलाया गया था। जैसे जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के माध्यम से, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से मिलाया गया था, यानी ऑपरेशन पोलो। आप देखोगे तो ऑपरेशन पोलो जो हैदराबाद से संबंधित है, हैदराबाद को भारत संघ में। और जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवाया गया था, और जनमत संग्रह के माध्यम से जूनागढ़ को भारत संघ में शामिल कर लिया गया था। तो आपको याद होना चाहिए जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर 3 ऐसे हैं जिन्होंने विलंब किया था। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा, जूनागढ़ जनमत संग्रह, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई यानी ऑपरेशन पोलो के द्वारा, और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारत संघ में शामिल कर लिया गया था। तो आपका सही आंसर क्या होगा, 2। राज्य का नाम बदलने के लिए संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, इस तरह का कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल संसद में प्रस्तुत किया जाएगा, ये सही है। अगर राज्य का नाम चेंज करना है तो वहां पे अभी आपको बताया कि राष्ट्रपति की सहमति चाहिए, पूर्व अनुमति चाहिए। सेकंड क्या कहता है, इस संबंध में संबंधित राज्य की सहमति अनिवार्य नहीं। संबंधित राज्य विधानसभा की, विधानमंडल की सहमति अनिवार्य नहीं है, बस उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा नोटिस भेजा जाता है कि आपका नाम चेंज किया जा रहा है, सीमा चेंज की जा रही है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, और प्रतिक्रिया मानने के लिए संसद बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति यहाँ पर उनको समय देता है कि आपको इतने दिन में सोच विचार करके हमें बताना है। उतने समय के बाद में वो बताते हैं, और नहीं बताए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बता दे तो भी उनके अकॉर्डिंग चलना अनिवार्य नहीं है। तीसरा कहता है कि इस तरह के कानून को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक माना जाता है, क्योंकि ये पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन करता है। पहले आपको बताया पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन होगा किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 4 के तहत, लेकिन वो 368 के तहत क्या होगा, संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, उन्हें साधारण संशोधन के द्वारा ही ऐसा किया जा सकता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, आपका सही आंसर होगा केवल एक ही सही है इसमें, और सभी गलत है।
संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? संविधान में हमारे राष्ट्र का नाम, आर्टिकल फर्स्ट की लैंग्वेज देखिए, इंडिया यानी भारत, इंडिया यानी भारत, राज्यों का संघ होगा। तो यहाँ पे इंडिया और भारत दोनों नामों को इंक्लूड किया गया। क्यों? क्योंकि इंडिया नाम, कुछ संविधान निर्माता ये सोचते थे कि इंडिया नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फेमस है, लोग इंडिया नाम से जानते हैं, और कुछ लोग मानते थे कि हमारी परंपरा और प्राचीन सभ्यता में हम भारत के वासी हैं और भारत ही नाम प्रचलित है और भारत ही हमारी परंपरा का हिस्सा है, तो भारत नाम होना चाहिए। सर्वसम्मति से ये डिसाइड किया गया कि हम दोनों नामों को इंक्लूड कर लेते हैं, भारत को भी और इंडिया को भी। तो इसलिए आर्टिकल फर्स्ट क्लोज फर्स्ट में क्या है? इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल फर्स्ट क्लोज सेकंड में क्या है? राज्य और उसके राज्य क्षेत्र है। और आर्टिकल फर्स्ट क्लोज 3 में क्या है? आर्टिकल फर्स्ट क्लोज 3 में है कि राज्य का क्षेत्र क्या होगा, जैसे 28 राज्य होगा, केंद्र शासित प्रदेश कितने होंगे? 8 होंगे, अर्जित राज्य क्षेत्र जो प्रेजेंट में कितने हैं? 0 है। इन सब का विवरण आर्टिकल फर्स्ट में दिया गया है। ओके, तो आपका सही आंसर हो जाएगा भारत तथा इंडिया दोनों। 26 जनवरी 1950 गणतंत्रता दिवस को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? हमारी प्रस्तावना के अकॉर्डिंग, आपको प्रस्तावना अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए कि स्टार्टिंग में प्रस्तावना में क्या था और 42वें संविधान संशोधन के बाद प्रस्तावना में क्या किया गया। जैसे आप देखिए कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य 26 जनवरी 1950 ये था। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य ये भी था। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य ये नहीं था, क्योंकि पंथ निरपेक्ष को 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। उसके बाद में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य। तो 42वें संविधान संशोधन के बाद आपका अगर पूछा जाए तो 4 नंबर होगा। और अगर 26 जनवरी 1950 की बात करें तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य यानी 2 नंबर आपका सही होगा, क्योंकि ये जो तीनों शब्द है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे, ना कि स्टार्टिंग में थे। तो आपको ये याद रखना है क्रम की भारत का क्रम क्या है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, और अगर इसमें बात करें न्याय की, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, अगर बात करें स्वतंत्रता की तो विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। बात करें हम अगर अवसर की तो अगर हम बात करें समता की तो समता में अवसर और प्रतिष्ठा की समता होगी। ये आपको क्रम याद होना चाहिए। व्यक्ति की गरिमा और देश की एकता और अखंडता की बात इसमें की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण कि हमने संविधान को कब अपनाया था, तो 26 नवंबर 1949 को हमने इसको अपनाया था, जिसे प्रेजेंट में 2015 के बाद में संविधान दिवस बनाया जा रहा है। ये किस लिए बताया जा रहा है? क्योंकि अब जो वर्ष चल रहा है वो संविधान दिवस के रूप में बनाया जा रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण होगा कि इस पोर्शन से जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रस्तावना से या फिर संविधान निर्माण की जो भी हमारी प्रक्रिया है, इनसे जरूर अब आरएस में क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी आरएस के अलावा भी इस वर्ष में जो भी प्रतियोगी परीक्षा होगी उन सभी में संविधान सभा से संबंधित सारे क्वेश्चन और प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी प्रायिकता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? 3। भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है? तो भारत में लोकतंत्र को स्वरूप प्रचलित होगा कौन सा? प्रत्यक्ष लोकतंत्र इसमें नहीं है। पहले समझते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता क्या है। लोकतंत्र के 2 पार्ट होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ है जिसमें जहां पर विधि निर्माण में, शासन प्रक्रिया में डायरेक्ट जनता की भागीदारी होती है। जैसे हम बात करें स्विट्जरलैंड की, स्विट्जरलैंड में क्या होता है कि वहां पर अगर कोई विधि बनानी है तो जनता की भागीदारी होती है। क्यों? क्योंकि वहां की पॉपुलेशन और एरिया बहुत कम है, इसलिए वहां से जनता की राय लेना आसान है। लेकिन भारत की स्थिति की बात करें तो भारत की भौगोलिक स्थिति बहुत ज्यादा बड़ी है, भारत में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो प्रत्येक लोगों से राय मशूरा करना संभव नहीं है। यहाँ तक कि संसद में इतने कम सदस्य हैं, उनमें भी आपसी मतभेद होते रहते हैं, लड़ाइयां होती रहती है, गाली गलौज होता रहता है। तो अगर हम बात करें पूरे 145 करोड़ भारतीयों की तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो भारत में कौन सा लोकतंत्र है? लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में क्या होता है? जनता की डायरेक्ट सीधी भागीदारी होती है। यहां पे क्या होता है? जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और प्रतिनिधि क्या करते हैं? जनता की इच्छा और आकांक्षा के अकॉर्डिंग विधि और नीति का निर्माण करते हैं।
ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या है, प्रतिनिधि। प्रतिनिधि तो लोकतंत्र है, जो हमने कहां से लिया है, संसद। कहां से लिया है हमने, ब्रिटेन से लिया है। तो हमारा आंसर क्या होगा, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होगा। ठीक है, यानी हमने प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया है और प्रतिनिधि लोकतंत्र में भी संसदीय व्यवस्था को अपनाया है। ये हमने कहां से लिया, संसदीय व्यवस्था, ब्रिटेन से। तो आपका 3 नंबर सही हो जाएगा। आगे एक क्वेश्चन रह गया था शायद, हाँ सुनिए। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 में किस कार्ड धारक का विलय किस में किया गया था? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि पीआईओ का विलय ओसीए में किया गया था। ओके, पीआईओ का विलय किस में किया गया, ओसीए में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर विचार करते हैं। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त नहीं की जा सकती? जैसे आपको बताया गया 26 जनवरी 1950 से पहले भारत के नागरिक कौन होंगे। उसके बाद में नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया संसद के द्वारा, आर्टिकल 11 के अकॉर्डिंग। उसमें बताया गया कि कैसे कैसे नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। उसमें जन्म से बताया गया है, देशीकरण से बताया गया, प्राकृतिकरण से, पंजीकरण से, किसी भूभाग का समवृष्टि से, यानी अगर भारत किसी दूसरे भूभाग पर कब्जा कर लेता है तो वहां के नागरिक को नागरिकता प्राप्त करने के लिए पंजीकरण की जरूरत नहीं है, वो उस दिन से भारत के नागरिक हो जाएंगे। तो इसमें कहा गया है कि जन्म से सही है, देशीकरण के द्वारा सही है, किसी भूभाग का समावेष्टि से सही है, पंजीकरण से भी किया जा सकता है, और लास्ट क्या है, भारतीय बैंक में धन जमा कराने से। भारतीय बैंक में धन जमा कराने से नागरिकता नहीं मिलती है। तो आपका 4 नंबर गलत हो जाएगा। आगे, राज्यों के अस्तित्व में आने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गुजरात 1960, ये सही है। मुंबई से अलग होकर, यानी मुंबई के 2 पार्ट किए गए, जिससे गुजरात और महाराष्ट्र बना। तो वो कब है, 1960। लेकिन महाराष्ट्र का है 1962, ये गलत हो जाता है। महाराष्ट्र और गुजरात भी 1960 में ही बने थे। पंजाब 1956 सही है। सिक्किम 1974 नहीं है। 35वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ था, लेकिन 36वां संविधान संशोधन जिससे ये राज्य बना है भारत के संघ का, वो कब है, 1975। झारखंड 2000 में, ये सही है। तो आपका सही क्या होगा, आपका सही होगा, यानी कौन सा सही नहीं है, तो आपका 2 और 4 सही नहीं है। 2 और 4 यानी आपका 1 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए, राज्य के पुनर्गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कहा गया कि फजल अली आयोग की सिफारिश पर आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। यानी फजल अली आयोग ने रिकमेंड किया और उसके आधार पर क्या बना है, आंध्र प्रदेश। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सबसे पहले बना था अस्केधर आयोग, जिसका काम था कि आप देखिए क्या भाषा के आधार पर 1948 में बना था, क्या भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करना चाहिए। तो अस्केधर आयोग की रिकमेंड थी कि नहीं, भाषा के आधार पर नहीं, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। इसका विरोध किया गया। तो JVP समिति, यानी जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और पुट्टुभी सीतारमैया 3 सदस्य थे, इनकी समिति का गठन किया गया। और इन्होंने क्या रिकमेंड की, उन्होंने कहा नहीं, भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं होना चाहिए। इसने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसके बाद में क्या हुआ, एक पोटी श्री रामुलु नाम के एक व्यक्ति थे जो गांधीवादी आंदोलन में सक्रिय थे, गांधीवादी थे। उन्होंने 1946 में क्या किया था, उन्होंने मद्रास में मंदिर में प्रवेश से संबंधित दलितों के समर्थन किया था कि दलितों का मंदिर में प्रवेश होना चाहिए। और नमक यात्रा के समय उन्होंने गांधी जी के साथ सहयोग करने के लिए अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी थी, यानी ये सरकारी सर्वेंट थे, उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। 1946 में एक्टिव थे, यानी गांधीवादी नेता थे। उन्होंने 1953 में क्या अनशन किया था, और लगभग 56 दिनों के अनशन के बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो सरकार पर क्या बना, दबाव बना, और दबाव के चलते स्टार्टिंग में क्या किया गया, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य बना। तो ये गलत इसलिए हो जाता है कि फजल अली आयोग इनकी मृत्यु के बाद में गठित किया गया था, ना कि फजल अली आयोग से आंध्र प्रदेश का गठन होता है। तो आपका ये आंसर गलत हो जाता है। धर समिति ने एक भाषा एक राज्य की सिफारिश की नहीं, एसके धर ने रिकमेंड नहीं की थी, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर रिकमेंड किया गया था। जेवीपी समिति ने पूर्णतः भाषा के आधार पर नए राज्य बनाने के विचार को खारिज कर दिया। ये बात सही है। जेवीपी यानी जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और पोटा सीतारमैया ने इन्हें खारिज कर दिया गया था। तो तीनों मेंबर आपको याद रखने हैं। और इसका सही क्या होगा, केवल 3, यानी केवल 3, जो 3 नंबर है आपका सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। राज्य पुनर्गठन आयोग,
केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया, जो अभी बात की फजल अली आयोग की रिकमेंड पर ये आयोग गठन किया गया था, यानी आयोग का नाम क्या, फजल अली आयोग, 1953 सही है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। नहीं, उन्होंने समर्थन किया था कि भाषा के आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। तो आपका ये गलत हो जाता है। कौन सा असत्य है, तो एक तो ये असत्य हो गया। आगे, इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया। आपको पता होना चाहिए कि पहले ए बी सी डी इन भागों में राज्यों को डिवाइड किया गया था, बाद में इन्हें हटाकर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। किससे? राज्य पुनर्गठन आयोग से। तो आपका ये सही हो जाता है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र है, जैसे आप बताया, अभी पीछे चर्चा की थी, ये आपका सही है। तो असत्य क्या है? 2 नंबर, राज्य पुनर्गठन आयोग ने रिकमेंड की थी कि भाषा के आधार पर बनाया जाए, ना कि खारिज किया था। लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान जो हिंदी में हस्तलिखित है, किसने लिखा था? तो ये होगा आपका बसंत कृष्ण वैद्य। ये इसलिए दिए गए हैं क्योंकि पहले अभी आरपीएससी सेकंड ग्रेड के एग्जाम में ये क्वेश्चन मुझसे गलत पुट हो गया था। वहां पे मैंने विहोर राम मनोहर सिन्हा कह दिया था। नंदलाल बोस और विहोर राम मनोहर सिन्हा ने क्या किया था? प्रस्तावना की और बाकी डिजाइनिंग की थी। ओके, अगर हम बात करें संविधान की कलाकारी किसने की है, तो ये शांति निकेतन के कलाकार है, इन्होंने नंदलाल बोस और बिहोर राम मनोहर सिन्हा ने की थी। अगर हम बात करें अंग्रेजी में किसने लिखा है, तो प्रेम बिहारी नारायण राजादा ने लिखा है, और हिंदी में किसने लिखा है, तो बसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा है। तो आपका यहाँ पे ये करेक्शन था, इसलिए कि इस क्वेश्चन को ऐड किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेपर कोड क्या है? नेक्स्ट पेपर कोड 03 है और उसका सिलेबस है मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। ये आपका 27 दिसंबर को होगा। तो आपको ये 3 टॉपिक क्लियर करने हैं। आज के पेपर से संबंधित कोई डाउट हो तो आप डाउट कमेंट सेक्शन में हमें डाउट कर सकते हैं। अगर आज की आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।